brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। मेरा नाम है उपासना और आपका स्वागत है 24 का बजट सीरीज़ में। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। जब वो बजट पेश हो तो उसमें जो भी वित्त मंत्री बड़े बड़े फैंसी शब्द बोलें, आपको समझ में आ जाएं, बजट के इतिहास से आपका पाला पड़ा रहे, इन तमाम चीज़ों के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं। बहुत सारे एपिसोड जा चुके हैं और आज के एपिसोड में हम एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ बात करने वाले हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी सेगमेंट की जो छोटे बारीकियां हैं, पहलू हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बतौर कस्टमर या ग्राहक हमारे लिए उस बजट में ईवी से जुड़ी कौन से बदलाव हो सकते हैं या फिर अनाउंसमेंट हो सकते हैं और उसका हमें किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विकास निमेश, जो अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी में सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं क्वेश्चंस आगे शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले अब हमारे दर्शकों के लिए ये चीज़ थोड़ी एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये इंस्टीट्यूट क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो क्या काम करती है और आपकी वहाँ पे क्या भूमिका है। राइट, थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए और अपने जो मेरे विचार रखने के लिए धन्यवाद। अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। सो बेसिकली हम लोग प्रमोट करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड स्पेशली इन डिमांड साइड। सो हमारा जो मेन एम रहता है कि जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस हैं, इससे हम लोग कैसे एनर्जी सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस, सेकेंड इज़ द सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, तो हम उसमें उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सपोर्ट अगर हम देखें, हमारा क्या रहता है कि जो हमारे डेटा ड्रिवन एंड जो रिसर्च है, उसके थ्रू हम लोग जो पॉलिसीज़ हैं उनको फ्रेम करने में हेल्प करते हैं, प्लस उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड। ये हमारा बेसिक काम है। एनर्जी एफिशिएंसी मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो एक दर्शक जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, अगर हम इसको सरल भाषा में देखेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा दक्षता, हालांकि ये और डिफिकल्ट वर्ड हो गया है ऊर्जा दक्षता। देखिए, अब से मान लीजिए 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे घरों में जो 100 वॉट के बल्ब होते थे, राइट, पीले वाले हाँ। एकदम सही। अभी हम देखते हैं हमारे पास LEDs हैं जो सिर्फ कंज्यूम करती है मे बी 5 वॉट, 10 वॉट, 15 वॉट। तो धीरे धीरे जो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, तो हम लोग जो पहले 100 वॉट यूज करते थे, अब उसको हम 15 वॉट में उस एक रिस्पॉन्सिबल यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारे जो बाकी जो भी अप्लाइंसेज हैं, जो फ्रिजेस हमारे मे बी 200 वॉट कंज्यूम करते थे, अब वो 1/3 पे आ गए हैं। तो ऐसे जितने भी अप्लाइंसेस हैं, धीरे धीरे जिनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। सो एनर्जी एफिशिएंसी के हम जो भी एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसको कितने एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, जो उसके लॉसेस हैं उसको हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिनारियो है एनर्जी एफिशिएंसी का। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि रोशनी उतनी ही है, लेकिन अब जो हमारा बिजली का बिल होगा वो कम आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली कि रोशनी उतनी ही है, लेकिन जो हम लोग एनर्जी कंज्यूम करने वाले थे वो हमारी कम होती जा रही है। आपने एक थीसिस की है, असेसिंग द डिमांड एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट। आपके हिसाब से हम लोग फ्यूल पर डिपेंडेंस घटाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हम लोग प्रमोट किए जा रहे हैं ताकि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम हो सके, मगर क्या आपको लगता है कि हम लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी इग्नोर किए जा रहे हैं? सिर्फ हम गाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसके जो रिपरकशंस निकल के आएंगे, दुष्परिणाम होंगे, क्या वो साइड हम इग्नोर कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो क्या हैं? जी बिल्कुल, ये मेरी PhD थीसिस थी इस पे। सो बेसिकली अभी अगर हम ओवरआर्चिंग व्यू में देखें तो 2 तरीके के लोग हम पाते हैं। एक बोलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमारा ज़ीरो एमिशंस आता है, दूसरे बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे जो एमिशंस हैं वो ग्रिड के थ्रू आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ग्रीन नहीं है बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल। तो मेरा जो थीसिस था वो उसी को ही
उस डायरेक्शन में रिसर्च किया है कि लेट्स कंपेयर कि दोनों में से एक हमारा जो पेट्रोल व्हीकल है और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर हम उसको कंपेयर करें तो क्या हम सच में जो एमिशंस सेव करने की बात कर रहे हैं क्या हम सेव कर रहे हैं। तो उसके रिजल्ट से आता है कि अगर हम अपनी करंट ग्रिड पे रहते हैं और जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल से कि हम इतने एमिशंस कम कर देंगे, जीरो एमिशंस पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमको सेटबैक लग सकता है कि जो हम टोटल एमिशंस में हैं वो हम 10 से 20% से ज़्यादा नहीं उसमें हम माइनस कर पाएंगे। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि हम पूरी तरह कोल पे डिपेंडेंट हैं। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं जो सपोर्ट करती है रिन्यूएबल्स एनर्जी का हमारे ग्रिड में इन्वॉल्व होना। अभी जैसे अगर हम बात करें कुछ समय पहले, मतलब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने घोषित किया है कि हम लोग 1 करोड़ सोलर पैनल घरों में लगाएंगे। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होगा रिन्यूएबल एनर्जी से तो डेफिनेटली इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर अस। जिस हिसाब से गाड़ियों की संख्या या फिर हमारे यहाँ सड़कों पर गाड़ियों की ज़रूरत होगी, क्या वो सोलर पैनल से हम इतनी एनर्जी, सोलर पैनल नहीं अगर हम कहें तो रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से हम उतनी डिमांड पूरी कर पाएंगे? क्या हम कैपेबल हैं या फिर ये चीज़ एक्सपेक्ट करना आइडियलिस्टिक है या नहीं है? आगे आने वाले टाइम में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाले हैं, क्या हम इस डिमांड को सिर्फ रिन्यूएबल से कंप्लीट कर पाएंगे? ये शायद थोड़ा सा डिसहार्टनिंग होगा कि हाँ एग्जैक्टली तो हम नहीं कर पाएंगे पूरा। लेकिन आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम कर पाएंगे उतना ग्रीन हमारा व्हीकल होगा आने वाले टाइम में। और अगर आप करंट सिनेरियो के हिसाब से कंपेयर करते तो हमारा जो टोटल व्हीकुलर फ्लीट है उसमें मुश्किल से अभी 2-3% जो व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिक है। तो ये ट्रांजिशन धीरे धीरे होने वाला है। तो अचानक से हमारे ग्रिड पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से हमको अदर सोर्सेज पे एकदम से फोकस करना है या हम लोग डिमांड को मैट नहीं कर पाएंगे। बट हाँ धीरे धीरे जैसे इन्फ्लक्स हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है, हम लोग अपने जो ग्रिड है उसको भी मजबूत कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। ग्रिड मजबूत कर रहे हैं मतलब? ग्रिड मतलब हम नई जो कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जैसे हमारे सोलर पावर प्लांट्स हो गए या फिर कोल पावर प्लांट हो गए, तो ये हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये हमारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है जो बेसिकली ग्रिड को मजबूत कर रहे हैं कि हम लोग और भी पावर सोर्सेज हैं हमारे पास जो हम एज अ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। ओके। एक आम आदमी गांव का टियर 2 या 3 मान ले, टियर 1 के लोग काफ़ी अवेयर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, लेकिन एक गांव का आदमी जो सवाल करता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गाड़ी चलाने से मतलब है, पेट्रोल हो बिजली हो, बल्कि उसके लिए तो और मुश्किल होगा। इन लोगों के लिए ये समझना कितना ज़रूरी है कि ईवी पर इतना फोकस हम क्यों बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से आप उनको वो इम्पोर्टेंस समझाएंगे कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का मतलब क्या है? राइट। तो देखिए अभी करंट सिनेरियो में अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगा है बिल्कुल, और जैसे आपने बोला कि हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अगर देखते हैं तो, लेकिन हम लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज़ कि आप अपनी गाड़ी 10 साल चलाते हैं, 15 साल चलाते हैं, ठीक है, तो आप उसके जो खर्चे हुए हैं आप उनको एस्टिमेट करिए कि अच्छा ठीक है हम इतना लाख हमने व्हीकल को ख़रीदने में लगाया, फिर इतना जो पैसा था हमारा व्हीकल को रन करने में लगा और इतनी हमारी मेंटेनेंस थी। तो जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये डेफिनेटली जो हमारे पेट्रोल डीजल व्हीकल्स हैं उससे काफ़ी कम आता है। तो लोगों में अभी बस सिर्फ इस चीज़ की धारणा रहती है कि नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगा है तो हम लोग नहीं परचेज कर सकते या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस वो करेंगे तो डेफिनेटली वो उनके फ़ायदे का ही सौदा रहेगा। मतलब दुकान से खरीदते समय का दाम ना देखने के बजाय हम ये देखें कि खरीदने के बाद जो उसके खर्चे होंगे वो सारी चीज़ अगर हम दोनों को पैरेलली कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती पड़ेगी। एग्जैक्टली क्योंकि आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, और क्योंकि जो पेट्रोल है हम लोग यहाँ पे इतना तो मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम लोग डिपेंड करते हैं बाहर के देशों पे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव करना एक इंडिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम लोग सेल्फ सस्टेन हो रहे हैं, हम लोग
बाकी देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ओके। जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करते हैं, सिर्फ एक गाड़ी ही नहीं है, उसके और सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का। चार्जिंग स्टेशन हो गया, रेंज एंजाइटी होती है कि चार्ज किया तो भाई क्या पता आगे जाके रुक जाए, फिर मैं क्या करूँगा। जो एक टेक्नीशियन है उसको रिपेयर करने के लिए वो उतने ज़्यादा स्किल्ड लोग नहीं हैं अभी। ये सारे फैक्टर्स के मामले में इंडिया कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड कितनी है हमें, ठीक है। तो इंडिया में लगभग 70% जो व्हीकल्स हैं वो 2 व्हीलर हैं या 3 व्हीलर हैं, जो एक मेजर सेगमेंट है। और हम जब टारगेट करते हैं कि ये वाला सेक्टर सबसे पहले इलेक्ट्रीफाई होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करता है पॉल्यूशन के लिए, राइट। तो एज अ कंज्यूमर अगर मैं 2 व्हीलर खरीदता हूँ तो मुझे देखना है कि मैं एक दिन में अपना व्हीकल कितना किलोमीटर चलाता हूँ। मान लीजिए मेरे को अपना ऑफिस जाना है, घर के काम करने हैं, तो मैक्सिमम 30-40 किलोमीटर, जो बहुत ही मैक्सिमम है। अगर हम एक किसी भी एरिया की बात करें, उसका व्हीकल किलोमीटर ट्रैवल, तो 40-50 इज लाइक मैक्स किलोमीटर्स। तो अगर मैं, और जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मैं खरीदता हूँ तो उसकी रेंज मिनिमम 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर्स आती है। तो वो व्हीकल मैं अपने पूरे दिन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और आने वाले टाइम मतलब उस दिन में अगर मेरा मान लीजिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर हो गया, तो आप देखेंगे कि मेरा व्हीकल तो ऑलरेडी 2 दिन के लिए ऐसे ही चल जाएगा। और अपने जो भी मेरे ज़रूरत के काम हैं वो ख़त्म करने के बाद मेरा व्हीकल वापस मेरे घर पे आ रहा है, और मेरे पास अगर मेरे पास वहाँ पे चार्जिंग स्पॉट या कह सकते हैं अगर पार्किंग है, तो वहाँ पे मैं इजीली उसको चार्ज कर सकता हूँ। तो मेरे को तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे जाने की ज़रूरत है नहीं, राइट। तो 2 व्हीलर के लिए तो हम लोगों ने मान लिया कि अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए काम कर रहे हैं तो शायद उनको चार्जिंग स्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो लोगों में से ये मिथ भी हमको निकालना होगा कि आपको चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं अगर ये एग्रीगेटर की तरफ से यूज़ होना है, जैसे अभी मैंडेट आया दिल्ली में कि जो भी हमारे एग्रीगेटर्स हैं, स्विगी, ओला, उबर, जोमेटो, जो भी बेसिकली डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनको अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना है अपने जो भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्वैपिंग स्टेशंस की ज़रूरत है। एंड अभी जो हमारी जो बिग सिटीज़ हैं उसमें ऑलरेडी जो अगर हम देखेंगे करंट सिनारियो, जो इन्फ्लक्स ऑफ चार्जिंग स्टेशंस है वो काफ़ी है, राइट। इवन लाइक हम लोग देखेंगे काफ़ी चार्जिंग स्टेशंस तो यूज़ भी नहीं होते हैं। तो चार्जिंग स्टेशंस नहीं है ऐसी धारणा शायद हम लोगों को अभी नहीं रखनी चाहिए। चार्जिंग स्टेशंस हमारी एक्चुअली जो बिग सिटीज़ हैं उनमें तो हैं, टियर 1 सिटीज़ जो हैं। अगर हम बात करते हैं टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर की नीड है उसके हिसाब से चार्जिंग स्टेशन डिप्लॉय करने चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा जितना हुआ बनाया जा रहा है कि चार्जिंग स्टेशन इतने सारे चाहिए, उसकी एक्चुअल में शायद ज़रूरत हो भी ना। जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नंबर ऑफ गाड़ी है, जैसा डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उन लोगों के लिए इनफ होने चाहिए। बट अगर रिटेल में हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा 2 दिन ऑलरेडी बिना चार्ज के चल जाएगा। राइट। और अगर हम 4 व्हीलर की बात करते हैं तो 4 व्हीलर में भी हम जो मॉडल्स अभी अवेलेबल है मार्केट में, तो उसमें मोस्टली 250 प्लस किलोमीटर्स की रेंज देते हैं वो। और आप और हम भी अगर हम देखें, हमारा जो पर डे का जो व्हीकल किलोमीटर ट्रैवल है वो 250 किलोमीटर्स तो नहीं है, राइट। मान लीजिए अगर मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूँ, इट शुड नॉट बी मैक्स देन लाइक 30-40 किलोमीटर्स, राइट। तो एक बार ऑफिस पहुँचने के बाद मेरे पास एक टाइम रहता है, एक गैप रहता है कि मैं अपना व्हीकल वहाँ पे चार्ज कर सकता हूँ, राइट। और गवर्नमेंट के कुछ मैंडेट्स भी आ रखे हैं कि जो ऑफिसेज हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। तो वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रा की अवेलेबिलिटी, आपके घर पे चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी शायद आपको जो आपकी जो 80-90% जो ट्रिप्स हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशंस की आपको शायद ज़रूरत ना पड़े। लेकिन लोगों में रहता नहीं यार, मेरे पास तो कार है, मेरे को तो लंबा मतलब ज़्यादा भी ट्रैवल करना है, मेरे को तो दिल्ली से देहरादून भी जाना है, राइट। तब मैं इलेक्ट्रिक कार का क्या करूँगा? तो वहाँ पे देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं अगर दूँ, कुछ टाइम पहले जब CNG इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, तो लोगों में ये भी धारणा थी कि ज़्यादा CNG स्टेशंस है नहीं, राइट।
तो हम लोग क्यों सीएनजी पे स्विच करें। लेकिन धीरे धीरे सीएनजी के जो पंप्स हैं वो भी हमने देखा कि आसपास काफ़ी रहते हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो आने वाले टाइम में चार्जिंग स्टेशंस विल बी देयर। गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, उनके मैंडेट में भी है, उनके जो पॉलिसीज़ है उसमें भी उसका जिक्र रहता है और स्पेशल बजट अलोकेटेड रहता है उसके लिए। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है कि वहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी हैं, लेकिन टोटल जो लॉन्ग हॉल में देखें लंबे समय में ओनरशिप कॉस्ट उनका कम है। लेकिन अगर एक गांव का आदमी खरीदने जा रहा है तो वो इतना कैलकुलेशन पसंद नहीं करेगा कि मैं देखूं कि 10 साल में मेरा क्या क्या खर्चा होगा तो ये सस्ता पड़ रहा है। तो जो फर्स्ट जजमेंट होता है वो हमारा प्राइस देख कर ही होता है। वहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रमोट करने की ज़रूरत है कि लोगों को किसी तरीके से प्राइस कम शो हो। उस जगह के लिए, उस सिचुएशन के लिए कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं, कौन सा आप लोगों ने कोई रिकमेंडेशन तैयार किया हो कि अगर हम करेंगे तो गाड़ियों के दाम सस्ते आ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2013 में लेके आए थे, जिसमें उनका टारगेट था कि हम लोग 2020 के बाद से 6 से 7 मिलियन व्हीकल्स जो सोल्ड होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, राइट। उसी के अंडर हमारा फेम 1, फेम 2 आया। फेम इज़ फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसमें गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। तो अभी ये काफ़ी कारगर भी साबित हुआ है। जितनी भी हम लोग अगर देखें अडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया में हुआ है अभी, तो उसमें सब्सिडी का एक बहुत अच्छा खासा एक रोल रहा है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि कोई भी एक व्यक्ति है, अगर वो कोई भी व्हीकल खरीद रहा है तो वो देखेगा कि उसकी अपफ्रंट कॉस्ट कितनी है। तो ये जो सब्सिडीज़ हैं उसको डिक्रीज करती है, ठीक है। तो जैसे 50,000, 1 लाख का जो भी उनको इंसेंटिव मिलता है, तो हमारा कोई भी व्हीकल अगर मान लीजिए 15 लाख का है, 16 लाख का है, तो उसमें 1-2 लाख का गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। तो इस तरीके से प्राइस को कम करने का ट्राई किया गया है। अब लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर देखते हैं कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए सब्सिडी आगे नहीं रही, तब क्या होगा? क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा तो सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करा सकती है, राइट। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि जो सोलर पैनल्स हैं, यू वोंट बिलीव कि उसकी जो कॉस्ट है अगर हम पिछले 20 साल में कंपेयर करें तो वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट अबव 95% सोलर पैनल की कॉस्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे जो व्हीकल है उसमें एक अच्छा खासा कंपोनेंट रहता है बैटरी, राइट। तो बैटरी की कॉस्ट जो होती है ऑलमोस्ट 40% ऑफ द व्हीकल रहती है। तो बैटरी में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होंगी, डेफिनेटली बैटरी का प्राइस कम होगा और आने वाले फ्यूचर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है और एफिशिएंसी भी उसकी इंप्रूव हो रही है। तो जो रेंज एंजाइटी है लोगों में कि नहीं मेरा व्हीकल तो इतना लंबा नहीं चलता है, लाइक, राइट, तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जो हमारी कॉस्ट है वो कम भी हुई है, प्लस हमारी जो रेंज है वो बढ़ भी गई। सो बेसिकली मुझे लगता है कि एक टाइमलाइन अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले टेंटेटिव आपको कितने साल दिख रहे हैं कि अभी हम लोग को इतने साल के बाद प्राइसेस डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगी या फिर अफोर्डेबल रेंज में आने शुरू हो जाएंगे? मतलब थोड़ा टफ रहेगा कि इसको एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना, बट अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी अगर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मे बी आने वाले 5-6 साल में जैसे जैसे हम लोग R&D में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो हम लोग देखेंगे कि जो बैटरी की कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है। ओके, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स्पेस में जब हम कंपनीज़ की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम है टेस्ला का। बहुत बार बात होती है कि वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले हैं अपनी, फिर नहीं लगाने वाले हैं, कुछ पॉलिसीज़ को लेकर के सब डमाडोल चल रहा है। आपको क्या लगता है कि कब तक हम लोग इंडियन सड़कों पर टेस्ला की गाड़ियाँ देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखेंगे कि टेस्ला की गाड़ियाँ आपको भारत के रोडों पे चाहिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो टेस्ला की जो गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस नहीं करता है, तो वो फोकस करता है सेल्फ ड्राइविंग और लाइक ऑटोमेटेड ड्राइविंग। तो इंडिया में उसका अभी स्कोप शायद थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने व्हीकल की कैलिब्रेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक ऑफ इंडियन सिटीज़,
आपको पता ही है कि इंडियन सिटी का जो ट्रैफिक बिहेवियर है तो उसको समझना शायद एआई भी इतना प्रेडिक्टेबल नहीं है, ऑल्दो लाइक या इट कैन हैपन लाइक, बट इसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं टेस्ला की बात करता हूँ, BYD की बात करता हूँ, तो ये सेगमेंट थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में आता है, राइट। तो हम इसको कंपेयर करते हैं मर्सिडीज लाइक और भी जो अच्छे लग्जरी सेगमेंट के व्हीकल्स हैं। तो और अगर आप इसका रेशो देखेंगे तो बहुत कम है कि आपके जो मर्सिडीज और हम बाकी जो व्हीकल्स हैं, Hyundai है, टाटा है, इनके जो व्हीकल से कंपेयर करें तो जो रेशियो है काफ़ी कम है। तो हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए जो अफोर्डेबल कार्स हैं, जो हमारे जो मिडिल क्लास है, जो व्हीकल वो लोग अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो मारुति हो, टाटा हो, किया, लाइक आजकल तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाते हैं। तो आई वुड से कि अगर हम लोग सिर्फ टेस्ला की बात कर रहे हैं तो इट वोंट बी अ जस्टिस। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए जो हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं उस प्राइस रेंज में हमारे कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ सकते हैं, जिससे कि जो कंज्यूमर है उसके पास एक अच्छा चॉइस सेट हो कि मैं इतने सारे व्हीकल्स में से चूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि करंट में आपने देखा होगा कि हमारे पास कन्वेंशनल व्हीकल्स जब हम खरीदने जाते हैं तो हमारे पास वैरायटी ऑफ सेगमेंट है, राइट। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो शायद उनको जो ऑप्शंस है वो कम मिलते हैं। तो ये भी एक कंज्यूमर का धारणा रहता है कि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मैं ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को या तो ये लेना होगा या ये लेना होगा, तो इसलिए वो शायद कन्वेंशनल। अगला सवाल मेरा यही है कि अभी हम फिलहाल देखने चाहते हैं अपने इंडियन ब्रांड्स, अगर हम देखें तो ओला है, एथर जैसे कंपनीज हैं, वो भी टू व्हीलर बना रही हैं अभी तक। बाकी जो पुरानी कन्वेंशनल हम लोगों की कार कंपनीज रही हैं, महिंद्रा, सुजुकी, जो तमाम हैं, वो अभी तक ईवी गाड़ियों को लाने में क्या चैलेंजेस वो लोग फेस कर रही हैं कि अभी तक वो पैरेलली इतने बड़े ऑप्शंस क्यों नहीं ऑफर कर पा रही हैं, या फिर कौन कंपनी आगे दिख रही है आपको, और कितनी जल्दी हम इंडियन कंपनीज के मामले में एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ्लीट या ऑप्शंस देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि ओला एथर, तो ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में एंटर हुए हैं, राइट। और जो हमारे एग्जिस्टिंग जो पुराने प्लेयर्स हैं, चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो, हीरो हो, तो उन लोगों की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी वो थोड़ा लेट आई हैं। यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी उनके पास एक मार्केट था, उनके ऑलरेडी जो उनके प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी एक कन्वेंशनल व्हीकल को लेके सेटअप हैं। तो यहाँ पे इन्हें शायद थोड़ा मार्केट रिसर्च या फिर वो लोग देखना चाहते हैं कि मार्केट का जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके कैसा है, कितना वो परसीव कर रहे हैं। तो आई गेस जो हमारे ओला और एथर है उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है कि जो इंडियन मार्केट है दे आर रेडी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। एंड आई थिंक आने वाले फ्यूचर में और अभी भी जैसे हमारे जो बिग प्लेयर्स हैं, बजाज हो या फिर हमारा महिंद्रा हो, मारुति हो, ये सब अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ ही रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में हमको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। मुझे अगर मैं ध्यान आता है कि बड़ी गाड़ियों फोर व्हीलर के कंपैरिजन में या टू व्हीलर की बात करूं, ये जो ई रिक्शा है मुझे लगता है वो टाइम से काफ़ी पहले का इनोवेशन था। मुझे अचानक से याद आया कि हमने ऑलरेडी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम मोड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है बहुत ही इजी गोइंग है, 5-5, 10-10 रुपए वाली चीज़, और ये कैसे एक्सप्लोर हो गया कि अचानक से इतना बड़ा मार्केट बन गया और अभी 4 पहिया गाड़ियां पीछे पड़ी हुई हैं। Right. ये इनोवेशन कैसे हो गया पॉसिबल? जी बिल्कुल, अगर हम बोले इंडिया तो हमेशा से जुगाड़ पे चलने वाला है, तो आई थिंक जो ई रिक्शा का स्टार्ट हुआ था वो जुगाड़ से ही हुआ था। तो जब ई रिक्शा आए थे तो उस टाइम तो उनका रजिस्ट्रेशंस में नहीं होता था, लेकिन जब सरकार ने देखा कि इनका तो लाइक जो मार्केट है काफ़ी ग्रो कर गया है, और तो तब उन्होंने ये प्रपोज किया कि नहीं, इनका रजिस्ट्रेशंस भी होना चाहिए। तो ई रिक्शा तो इज़ लाइक अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर इंडियन मार्केट कि हम लोग कैसे लाइक लोअर सेगमेंट को भी सस्टेनेबल बना सकते हैं। लेकिन ई रिक्शा में अभी जो मेजरली जो चैलेंजेस हम देखते हैं, तो वो लोग जो बैटरी यूज़ करते हैं वो है लेड एसिड बैटरी मोस्टली, नॉट लाइक जो हमारे ई रिक्शा में भी काफ़ी सेगमेंट आ जाते हैं कि ठीक है जो थोड़े और सस्ते वाले हैं वो हमारा लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं। तो लेड एसिड बैटरी की जो लाइफ है वो रिलेटिवली कम रहती है, राइट। उसकी कॉस्ट अगर सेम वही कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप लेड एसिड का देखेंगे या लिथियम आयन का देखेंगे, तो लिथियम आयन बैटरी की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है,
बट उनको एक अच्छे खासा रेंज भी मिल जाता है, उनको बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग भी इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जो लेड एसिड बैटरी है उसको हम रिप्लेस कर दें लिथियम आयन बैटरी से, जिससे उनकी जो आमदनी है उसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी उनको देखने को मिले। ओके हम मुझे लगता है कि स्पेस को हम लोगों ने इनफ टाइम दे दिया, समझ लिया उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, अलग अलग ज़रूरी पार्ट्स को। अब थोड़ा हम बजट की ओर चलते हैं। क्या लगता है कि ईवी सेक्टर के लिए दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो कंज्यूमर है और दूसरा मैन्युफैक्चरर्स हैं। दोनों पर बात करेंगे कि किस तरीके के ऐलान हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, या फिर बतौर एक सलाहकार इंस्टीट्यूट अगर मैं देखूं तो आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह के सरकार को अनाउंसमेंट्स करने चाहिए या ज़रूरत है इंडस्ट्री को? राइट तो अभी तक जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है जो इंडियन मार्केट है, तो उसमें ईवी अडॉप्शन के लिए जो इंसेंटिव्स है वो अभी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जैसे फेम 2 जो मार्च 2024 में लाइक वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमको देखने को मिल सकता है कि शायद उसका कुछ एक्सटेंशन मिल सकता है। और आई एम नॉट श्योर अबाउट अगर हम लोगों को फेम 3 भी देखने को मिले, क्योंकि ये इंटरिम बजट है और मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो बजट प्रपोज करेंगी वो अपना जो फुल बजट आएगा उसमें शायद ये फेम 3 को एक अच्छे खासे पैकेज के साथ लेके आएंगे। देन हमारी जो PLI स्कीम है जो सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरर्स को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब में, तो आई गेस अगर गवर्नमेंट उस चीज़ पे फोकस करेगी तो डेफिनेटली ये ई मोबिलिटी के लिए काफ़ी पॉजिटिव वे में जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे जब मैं क्वेश्चंस इस आर्टिकल्स देख रही थी, डिमांड्स किस तरीके की इंडस्ट्री की तरफ से उठाई जा रही है, तो GST रेट्स को बराबर करने की बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रपोजल रखा है या डिमांड की रिक्वेस्ट की है कि फ़िलहाल जो है वो फिक्स बैटरी है उस पर 5% का GST लगता है, जो कि लिथियम आयन जैसे आपने बता रहे थे जो बदलने वाली बैटरी है उस पर 18% का GST है, और इसको इंडस्ट्री कह रही है कि दोनों को बराबर किया जाना चाहिए। आपका ओपिनियन? जी बिल्कुल, वैसे अगर देखा जाए तो पहले जो लिथियम आयन बैटरी पे जो GST था वो 28% था, जो पिछले 3-4 सालों में गवर्नमेंट ने उसको घटा के 18% किया है। तो अगर हम देखें जो लिथियम आयन बैटरी का जो एक अच्छा खासा क्रूशल रोल रहता है एक कोई भी व्हीकल में, राइट, तो यहाँ पे एक चीज़ जो गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे इन लोगों ने इथेनॉल के लिए किया। सो बेसिकली इथेनॉल प्रोडक्शन में अगर जो GST है वो 18% है, लेकिन अगर उसको हम लोग पेट्रोल के साथ मिक्स कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने GST जो कम करके 5% कर दिया है। तो अभी अगर आप लिथियम आयन बैटरी पे बात करेंगे तो जो 18% GST है वो ओवरऑल लिथियम आयन बैटरीज पे है। तो हमारी लिथियम आयन बैटरी सिर्फ व्हीकल में यूज़ नहीं होती, हमारे जो मोबाइल्स हैं, हमारे टैबलेट हैं, राइट, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब में लिथियम आयन बैटरी यूज़ हो रही है। तो ये ओवरऑल 18% है। लेकिन एक सजेशन आ सकता है कि जो सिर्फ EV के लिए लिथियम आयन बैटरी यूज़ होगी उसके लिए शायद अगर वो GST रिड्यूस कर दे तो आई गेस वो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा EV इंडस्ट्री में। और मुझे लगता है कि फिर इस तरह से गाड़ी की कॉस्ट भी ओवरऑल सस्ती होगी, कंज्यूमर्स के बीच में इंटरेस्ट भी पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और अडॉप्टेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। राइट। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा EV फोकस्ड अगर वो रखें अपना जो भी ये वाला GST और बजट को लेके, तो शायद वो एक बेहतर पॉसिबिलिटी रहेगी हमारे मतलब अडॉप्टेशन ज़्यादा इजी होगा लोगों के बीच में। AEEE के हिसाब से जैसे लोग अभी हम लोगों ने देखा कि लोग NCAP रेटिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं, जो पहले नहीं होता था। कि सेफ्टी रेटिंग पहले शायद लोग नहीं देखते थे और इसलिए लोग में भी हम लोगों ने देखा काफ़ी सारी जो व्हीकल्स हैं जिनकी सेफ्टी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन हमारा जो मार्केट है उसमें बहुत सारे व्हीकल्स वो ऑलरेडी हैं। तो आने वाले टाइम में जो हमारी जो ग्रीन व्हीकल रेटिंग है, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग शायद एनवायरमेंटल कॉन्शियस जब ज़्यादा रहेंगे तो वो इस चीज़ को भी देख के व्हीकल परचेस करेंगे कि उनका जो व्हीकल है कितना ग्रीन है, कितना सस्टेनेबल है और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा एनवायरमेंट पे और उनकी हेल्थ पे। ओके थैंक यू विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अलग अलग जो भी ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं EV सेक्टर को फ्लॉरिश करने के लिए, उनके बारे में हमने आपसे समझा, और बजट में किस तरह के अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं या फिर गवर्नमेंट को देना चाहिए, उस पर कंसिडरेशन करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात की। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड बहुत काम का लगा होगा, बहुत सारी जानकारियाँ हमने देने की कोशिश की हैं। बाकी कैसा लगा एपिसोड हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।